शिक्षा भवन एकेडमी। माय नेम इज राहुल पुंडीर और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि आखिर मोल क्या होता है। तो मोल को डिनोटिंग टर्म जो होता है वो क्या होता है, एन से डिनोट करते हैं। हम मोल को डिनोट करते हैं एन से, जिसका बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला होता है जिसका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब ये गिवन मास या मोलर मास क्या होता है? गिवन मास कुछ और नहीं होता, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा मास कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या एटम का देके रखेगा और उसी मास को हम गिवन मास कहते हैं। अब समझते हैं ये मोलर मास क्या होता है। मोलर मास कुछ और नहीं होता, जो कंपाउंड होता है या जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो मास होता है उस मॉलिक्यूल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, H2O। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हुआ है, तब इसने H2O मॉलिक्यूल, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, बनाया है। अब मुझे अगर H2O का मोलर मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मॉलिक्यूल जो बनता है वो किससे बनता है? जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब मुझे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मुझे उसके लिए उसके एटम्स का मास पता होना चाहिए। जब मुझे उनके एटम्स का मास पता होगा तो मैं उनके मॉलिक्यूल का मास पता लगा सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल में H2O की अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें देखना होगा इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो एटम है और एक एटम का हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, यानी कि 1। कितना आ गया? 2 ग्राम। अगर मैं इसमें और अगला क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16 होता है। कितने एटम है? एक एटम है, यानी कि कितना हो गया? 16 ग्राम। तो ओवरऑल कितना मास आया इसका? 18 ग्राम। तो H2O का मोलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। यानी कि मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं आपके सामने, जैसे कि H2SO4 एक कंपाउंड है। छोटे सा कॉन्सेप्ट है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कंपाउंड्स क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक है। एटम्स वो होते हैं जिनकी हम और खंड नहीं क्रिएट कर सकते या फिर उनको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको एटम कहते हैं। जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एटम्स होते हैं। जब थोड़े दो या दो से अधिक एटम्स आपस में, सिमिलर काइंड के एटम्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि H2, Cl2, N2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट काइंड के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो H2SO4 है ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। अब इसका मास कैसे निकालेंगे? वही आसान तरीका, कोई बड़ी बात नहीं। देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर आखिर कितने एटम्स हैं जिन्होंने बनाया है। तो एक इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 1। और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2, यानी कि 2 ग्राम। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 1, यानी कि 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 और कितने एटम्स प्रेजेंट है? 4, यानी कि 64 ग्राम। ओवरऑल जब मैं इसको प्लस करूंगा 4 to 6 to 8 S63 98 ग्राम। यानी कि ये H2SO4 का क्या आ गया? मॉलिक्यूलर या फिर कंपाउंड का मास आ चुका है। तो मोल पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक गिवन मास पता होना चाहिए और मोलर मास। तो मोलर मास कुछ और नहीं होता, जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास के लिए मैंने एक एग्जांपल समझाया, जैसे कि मैं H2O ले सकता हूं या H2SO4। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उनके एटॉमिक मास। तो सबसे पहले जो मेरी एक रिक्वायरमेंट है आप सभी लोगों से कि आप कोशिश कीजिए कम से कम 30 एलिमेंट तक, कम से कम मिनिमम 30 एलिमेंट्स तक उनके एटॉमिक नंबर प्लस में उनके एटॉमिक मास को याद करें। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि सल्फर हो गया 32, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके, क्योंकि कभी कभार तो एग्जामिनर आपको देखे रखेगा कि सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32 है, लेकिन कभी कभार नहीं देके रखता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम 30 तक याद होने चाहिए कि आखिर किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और एटॉमिक मास कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं
कि मोल कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। उस चार्ट को अपने दिमाग में सही तरीके से बिठा लेना, उसे ट्रिक की तरह याद करना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ट्रिक के नाम से आपको याद रहता है और कॉन्सेप्ट के नाम से याद नहीं रहता है। तो मैं एक चार्ट बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर मान लो आपको कभी गिवन मास दे रखा है, क्या दिया है, गिवन मास, तो गिवन मास को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से, जो कि अभी बताया था। अगर आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा है, अगर आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 लीटर, जो कि एसटीपी पे वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर हर एक मोल गैस के लिए। तो अगर आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड मारेंगे, तो जो आपके पास आएगा उसको हम कहते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। अच्छा, इस मोल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अब ये Na क्या होता है, Na कोई नई चीज नहीं है। Na का जो नाम होता है उसका एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, तो उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.0223 into 10 to the power 23। यानी कि अगर हमें मोल पता है और हमसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड में या फिर इस एलिमेंट में या फिर इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली Na से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप उसके मोल में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, मॉलिक्यूल्स में उस कंपाउंड, उस एलिमेंट या उस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। अगर मैं उसी मॉलिक्यूल में उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे मुझे, यानी कि उस कंपाउंड में या फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे या कितने होंगे। एटॉमिसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई, एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी कुछ और नहीं होता, कितने एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा N2, तो N2 में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं ओजोन उठा लूं, जिसको हम O3 से डिनोट करते हैं, तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो जितने एटम्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं उसी को और एटॉमिसिटी कहते हैं। तो ऐसे हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकल आते हैं। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए इस चार्ट के ऊपर कि क्या है इस चार्ट में। देखो, अगर आपके पास गिवन मास दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आपको मोल मिल जाएगा। अगर मास के टर्म में क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होगा, मोलर मास से डिवाइड, तो मोल मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में वॉल्यूम दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी आपको मोल मिल जाएगा। यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ड्राइव होता है, और वो क्या होता है, देखो ये भी मोल है और ये भी मोल है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जो कि क्या है, मोल है, इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। यानी कि ये मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने क्या किया, मोल को मोल के इक्वल कराया, जिसको हम बोल सकते हैं W/m इक्वल्स टू V/22.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, अगर गिवन मास के टर्म में दिया तो मोलर मास से डिवाइड कीजिए, गिवन वॉल्यूम में दिया है तो आप 22.4 से डिवाइड कीजिए, मोल मिल जाएगा। मोल की मल्टीप्लाई अगर आप Na से करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अगर आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। यानी कि ये जो सीधा सा एक सिंपल सा चार्ट है, अगर आपको कभी मास से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने हो तो आप ऐसे ट्रेवल करके जा सकते हैं। कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा खेल खेलता है, खेल इन द सेंस क्या करता है, आपको गिवन मास ना देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन देके रखेगा। देखो चार्ट यही है, क्वेश्चन इसी से आएंगे।
बस वो इसी में खेल खेलेगा, कभी ये ना देख के ये देगा और आपसे ये पूछेगा। तो आपने जहां पर ये मल्टीप्लाई किया होगा, जाहिर सी बात है आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से अगर आपको कभी मोल निकालने हो तो आप क्या करोगे, Na से डिवाइड करोगे अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर मोल से गिवन मास निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ठीक है, अगर इस डायरेक्शन से कभी एग्जामिनर इस चीज को पूछे तो आपको ये साइन सारे क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अभी बस इस चार्ट को एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अभी मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये चार्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, मोल, थोड़ा बहुत एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में सीखा, प्लस में एक जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया वो चार्ट हमने सीखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर और चलते हैं। मेनली अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट में अगर देखूं तो सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है क्वेश्चन। एक बनता है आपका एन फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा इसको एन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिडॉक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी डी ब्लॉक में आपको एन फैक्टर का कई जगह यूज होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि किसी एक चैप्टर का पार्ट है, तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। तो एन फैक्टर और लास्ट जो टॉपिक होता है वो होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। तो ये तीन ही टॉपिक होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एन फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एन फैक्टर क्या होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एन फैक्टर निकालने का, एक डेफिनेशन याद रखो या फिर एक जो बोलने वाला हूं इस सेंटेंस को याद रखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो डोनेट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है वो हमारा एन फैक्टर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, एन फैक्टर, यानी कि किसी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, वो हमारा क्या बताता है, एन फैक्टर बताता है। अब प्रॉब्लम क्या है एन फैक्टर के साथ, अगर इतना सिंपल होता तो एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही क्या होता। सिंपल सी बात है कि ये जो एन फैक्टर होता है वो एसिड के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, बेस के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, और जो रिएक्शंस होती हैं उनमें हम एन फैक्टर अलग तरीके से निकालते हैं। और यही चीज है जो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देती है। प्लस में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एन फैक्टर के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, और ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे कभी कभार सीधे एक्सेप्शंस ही पूछ लेता है। मैं दो एक्सेप्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ते हैं कि एसिड्स में कैसे निकालते हैं, बेस में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड में कैसे निकालते हैं। तो देखो एसिड में जब भी एन फैक्टर निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं HCl। क्या लिया मैंने, HCl। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके पास जितने भी H प्लस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, H प्लस या फिर प्रोटॉन, क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, वो इसका एन फैक्टर होता है, यानी कि यहां पर इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। एक और एसिड लेता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पास कितने H प्लस है, 2 H प्लस है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। यानी कि यहां से मैं इतना बता सकता हूं, जो एसिड्स होते हैं यानी कि जितने भी एसिड होते हैं आपके पास, अगर मुझे उनका एन फैक्टर निकालना है तो मुझे देखना होगा कि उस एसिड के पास कितने H प्लस प्रेजेंट हैं। जितने H प्लस प्रेजेंट होंगे उसके बाद उतना ही क्या होगा, एन फैक्टर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेस की, तो एग्जांपल बेस के लेते हैं। बेस का एग्जांपल लेना है, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल NaOH। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि बेस में कितने OH माइनस प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, यानी कि इसके पास एक ही OH माइनस है। अगर इसके पास एक ही OH माइनस है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं 2 BeOH2 ले लूं तो इसके पास कितने OH माइनस है, 2 प्रेजेंट। अगर 2 प्रेजेंट है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल AlOH3 ले लूं, जिसको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसके पास 3 OH है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि सिंपली एसिड और बेस में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं,
जितने उसके पास H प्लस प्रेजेंट है एसिड में, उससे हम उसके एन फैक्टर को पता लगाते हैं, और जितने उसके पास OH माइनस प्रेजेंट है बेस में, सिंपली हम उससे उसका एन फैक्टर निकालते हैं। ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हो गए या फिर सिंपल टाइप की चीजें होंगी जहां पर हमने निकालना सीखा कि आखिर हम एसिड में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं या बेस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिएक्शंस की कि जहां पर हम रिएक्शंस में कैसे निकालें। तो रिएक्शंस में निकालने के लिए हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रिएक्शन में अगर हमें कभी एन फैक्टर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको कभी रिएक्शन दे रखी हो तो रिएक्शंस में हम एसिड हो या बेस हो उसमें हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन ली H2SO4 और जब ये रिएक्ट किया तो इसने बनाया H प्लस का HSO4 माइनस। इस रिएक्शन में अगर मैं नॉर्मली आपसे अभी हमने पढ़ा कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो मैंने उसको कैसे बताया था, मैंने कहा था जितने इसके पास H प्लस प्रेजेंट होंगे वो उसका एन फैक्टर होगा। लेकिन इस रिएक्शन में जब आप देख रहे हो तो आपको ये भी देखना होगा साथ में रिएक्शन में कि आखिर उसके पास H प्लस है तो 2, लेकिन वो रिएक्शन में यूज कितना कर रहा है। तो इस रिएक्शन में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही H प्लस का यूज किया है उसने। कितना H प्लस का यूज किया है? एक H प्लस का। इस हिसाब से उसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि ये है कि सिंपली अगर आपसे एसिड या बेस में कभी एन फैक्टर पूछा जाए तो आप सिंपली काउंट करोगे उसके अंदर कितना H प्लस प्रेजेंट है या फिर कितने OH माइनस प्रेजेंट है, सिंपली आप बता दोगे उसके अंदर एन फैक्टर कितना है। लेकिन जब आपसे बात की जाए किसी रिएक्शन की तो आपको देखना होगा कि उसके पास बेशक सिर्फ 2 है लेकिन रिएक्शन में यूज कितने H प्लस या OH माइनस यूज कर रहा है। सेम अगर मैं फिर से इस रिएक्शन को लेता हूं तो मैं कहता हूं ये जो HSO4 माइनस था इसने फिर से एक बार रिएक्शन करी तो एक बार फिर से इसने H प्लस डोनेट किया और SO4 2 माइनस बनाया, यानी कि इसने एक और H प्लस डोनेट किया। इस हिसाब से इस रिएक्शन का अपना भी एक फैक्टर होगा, एन फैक्टर क्या होगा? वो 1 होगा। अगर मुझसे कोई बोले कि ओवरऑल एन फैक्टर निकालिए तो सीधी सी बात है ओवरऑल एन फैक्टर का मतलब इन दोनों रिएक्शंस का क्या मैं करूंगा? प्लस करूंगा। तो एन फैक्टर भी क्या हो जाता है? प्लस। तो ओवरऑल एन फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि जब ये कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो ये कितने H प्लस डोनेट करेगा? जिसकी इतनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही करेगा। इसके पास 2 है, इसका एन फैक्टर 3 तो नहीं होने वाला क्योंकि इसके पास 3 H प्लस प्रेजेंट नहीं, तो हमारा एन फैक्टर कितना आएगा? 2। यानी कि मैं सिर्फ इतना एसिड्स में कैसे निकालते हैं हमने सीखा, बेस में कैसे निकालते हैं हमने सीखा, रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं हमने सीखा। ये एन फैक्टर का खेल है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है एन फैक्टर से रिलेटेड, अगर आपसे कभी चार्जेस में पूछ लिया जाए, एक और टॉपिक है एसिड से बेस से रिएक्शंस के अलावा अगर चार्ज में पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे कहे Cu+2 या फिर Fe+2, इनमें अगर कभी आपसे एन फैक्टर पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? जो आपके पास चार्ज होता है वही आपका एन फैक्टर बताता है। क्या बताता है? एन फैक्टर। जैसे कि Al+3, मैंने अगर Al+3 लिया है इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। Cu+2, इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है? 2। Fe+2, एन फैक्टर कितना होने वाला है? 2। अगर मेरे पास Fe+3 होता तो इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है? 3। तो ये कुछ प्रकार के एन फैक्टर निकालने के तरीके थे जहां हमने पढ़ा कि एसिड में कैसे निकाल सकते हैं, बेस में कैसे निकाल सकते हैं, रिएक्शंस में कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन फाइनली हमने पढ़ा कि कुछ चार्जेस के अगर कंपाउंड डायरेक्टली आपको दे रखे हैं जैसे Copper+2, Iron+2, Aluminium+2, तो इनका कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्टली हम काउंट कर सकते हैं कि उनके ऊपर कितना चार्ज है, वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट पर चलो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट के बारे में। एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए जो हमने एन फैक्टर यूज किया था या फिर एन फैक्टर सीखा था उसी का यूज इक्विवेलेंट वेट में करना होगा, क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसका सीधा साधा सा फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो देखो किसी भी कंपाउंड, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, मान लो मैंने कह दिया 17 ग्राम ऑफ Al+3, आपको दे दिया 17 ग्राम ऑफ Al+3, तो आपको अगर मुझसे कभी इक्विवेलेंट वेट के बारे में इसके बारे में पूछे तो मोलर मास तो जाहिर सी बात है, या फिर एटॉमिक मास, अगर मैं एल्यूमिनियम एक एटम ले रहा हूं तो यहाँ पर एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, तो इसका मास तो आपको गिवन होगा या फिर इसका मास तो आपको पता ही होगा, लेकिन एन फैक्टर मेन है।
अगर आपको n फैक्टर पता नहीं होगा तो आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते। और n फैक्टर को मैंने अभी प्रीवियस थोड़े से पहले ही बताया कि n फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में अगर मुझसे कोई बोलता है कि क्या होगा, तो इसका जो भी मोलर मास होगा अपॉन में n फैक्टर इसका क्या है 3, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलते 36 ग्राम ऑफ NaCl, ये सॉल्ट हो गया, मैं HCl ले लेता हूँ, एसिड ले लेता हूँ, तो जो भी HCl का मास होगा, मोलर मास होगा अपॉन में कि एसिड का फैक्टर कितना होता है 1 होता है, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। या फिर मेरे से अगर कोई बेस दे दे कि NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास बाय n फैक्टर, और n फैक्टर NaOH का कितना होता है 1 होता है, यानी कि मोलर मास बाय 1 यानी कि n। तो ये एसिड और बेस में या किसी रिएक्शंस के दौरान, जैसे कि हमने H2SO4 की पढ़ी थी, आपको कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट वेट का सीधा साधा कॉन्सेप्ट क्या है आपका n फैक्टर। अगर आपको n फैक्टर पता होगा तो आप बड़े इजीली इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं, यानी कि मोलर मास डिवाइडेड में n फैक्टर। अब n फैक्टर एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग होता है, और सॉल्ट्स में भी अलग होता है, रिएक्शंस में अलग होता है, चार्जेस वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए अलग होता है। सिंपली बस आपको n फैक्टर आना चाहिए और बाकी सारी चीजें क्या होती है, आपको मोलर मास गिवन रहेगा। अब हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर कर लिए, मेनली जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर किया। फिर उसके बाद सेकंड वन हमने n फैक्टर के बारे में सीखा, आखिर n फैक्टर क्या होता है। देन फाइनली हमने इक्विवेलेंट वेट के बारे में भी पढ़ा कि आखिर इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक को लेकर बनते हैं। वैसे टॉपिक्स और भी हैं इसके अंदर, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स भी हैं, उसको आप सॉल्यूशन में पढ़ें वो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मोलैरिटी ये सब कंसंट्रेशन टर्म है और ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से मिलेंगे। लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट से जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ ये 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हमने तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षा भवन एकेडमी को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।